हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला के जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को थोड़ा हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एचपीपीएससी का जो लेवल होता है वो आपको पता है थोड़ा हाई होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस फर्स्ट जो है सौर मंडल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सौर मंडल आपको पता होगा, सूर्य का जो परिवार है वो सौर मंडल कहलाता है। सौर मंडल में 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर बना होता है सौर मंडल। ये आपने याद रखना है। और अब थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं सन के रिलेटेड, उसके सूर्य के रिलेटेड जो प्रमुख तथ्य हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य की जो पृथ्वी से औसत दूरी है वो कितनी है, वो आपको पता होगा। ये 1495, 900 किलोमीटर जो है वो सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी है, ये आपने याद रखना है। और सूर्य की जो आयु है वो लगभग कितनी है, वो 4.6 बिलियन वर्ष है। और सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, वो 13,90,000 किलोमीटर है। और सूर्य का जो संभावित जीवन काल है वो 10 बिलियन वर्ष है, ये लगभग है। ये भी अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि घूर्णन अवधि जो है सूर्य की वो कितनी है, वो 25.38 दिन है, ये आपने याद रखना है। रासायनिक संगठन जो है वो सूर्य जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ये हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और अन्य तत्वों से। हाइड्रोजन जो है वो 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है और अन्य जो एलिमेंट होते हैं वो 2.5% होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो कितना होता है, वो 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो कितना है, वो 5,527 डिग्री सेल्सियस है, ये भी आपने याद रखना है। अब अगले जो हम सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। जैसे सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, वो 8 है, ये आपने याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह जो है सौर मंडल का वो कौन सा है, वो बृहस्पति है। विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वो भी कौन सा है, वो बृहस्पति है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है, चमकीला ग्रह आपको पता है ये शुक्र ग्रह है। और सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, वो बृहस्पति है। सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो भी आपका बृहस्पति ही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गनीमेड है, ये आपने याद रखना है। सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो डीमास है, ये भी आपने याद रखना है। और लाल ग्रह जो है वो रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, ये मंगल को कहा जाता है। और सौंदर्य का देव जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। और सूर्य से सबसे दूर जो स्थित ग्रह है वो कौन सा है, वो वरुण है, ये आपने याद रखना है। सबसे छोटा और सबसे निकट जो है सूर्य के नज़दीक वो कौन सा ग्रह है, वो आपका बुध ग्रह है, ये भी आपने याद रखना है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है वो शुक्र है। और सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो कौन सा है, वो साइरस है, ये आपने याद रखना है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है, ये भी आपने याद रखना है। और रात्रि में रात को लाल दिखाई देने वाला जो प्लेनेट है, वो ग्रह है, वो कौन सा है, वो मंगल है, ये आपने याद रखना है। नीला ग्रह जो है, ब्लू प्लेनेट जो है, वो किसे कहा जाता है, वो पृथ्वी को कहा जाता है। और भोर एवं सांझ का तारा जो है, मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार जो है, वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन जो है, अर्थ सिस्टर जो है, वो किसे कहा जाता है, वो भी शुक्र को ही कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो कौन सा है, वो डॉग साइरिस है, ये आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सोलर सिस्टम के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो का सौरमंडल के 9वें ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। अतः अब सौरमंडल में कुल 8 ग्रह रह गए हैं, ये आपने याद रखना है। 24 अगस्त 2006 को
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो का सौरमंडल के 9वें ग्रह का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया था। अतः अब सौरमंडल में कुल कितने ग्रह रह गए हैं? कुल 8 ग्रह रह गए हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चट्टान रॉक्स के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चट्टान आपको पता होगा, रॉक जो होती है वो क्या होती है? पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है, ये आपको पता होगा। चाहे वे चीका की तरह मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, उन्हें चट्टान कहा जाता है। चट्टानों की रचना जो है वो खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक शैल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है, मिनरल्स मिक्स सम्मिश्रण होता है। अब चट्टानों का वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो है, ये आपको पता होना चाहिए। चट्टानों के निर्माण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आपकी आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स जो है, ये कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा के जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि एग्जाम्पल दे देंगे कि ये किस रॉक का, किस चट्टान का ये एग्जाम्पल है। तो आग्नेय चट्टानों के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, ये आपने नोट कर लेने हैं। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, गेब्रो हो गया, जायोराइट हो गया, पिच स्टोन हो गया, प्यूमिस हो गया, पेग्माटाइट हो गया। ये सभी जो है वो एग्जाम्पल हैं किसके? आग्नेय चट्टानों के, इग्नियस रॉक्स के। उसके बाद बात करते हैं हम जो सेकंड जो टाइप है रॉक की, वो है अपसादी चट्टानें। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? अपरदन की प्रक्रिया द्वारा पूर्व विद्यमान शैलों अथवा जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों से बनी जो शैलें होती हैं वो अपसाद्य शैलें या चट्टानें कहलाती हैं। तो ये संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% भाग पर पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पृथ्वी के 75% भाग पर ये चट्टानें जो होती हैं वो पाई जाती है। कौन सी? अवसादी चट्टानें जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है। अधिकतर जीवाश्म और खनिज तेल जो है वो इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म और खनिज तेल जो होते हैं वो किन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं? वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। लास्ट जो इसका टाइप है चट्टानों का वो है आपका रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, ये कौन सी होती हैं? ये होती है आपकी रूपांतरित चट्टानें आग्नेय अथवा अपसादी शैलों से, जो प्राय वलन भ्रंशन और पर्वत निर्माण काल में ऊष्मा और दाब के प्रयुक्त होने से उनमें यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन से बनी होती है। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, संगमरमर हो गया, नीस आदि जो है ये रूपांतरित चट्टानें हैं। तो एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि संगमरमर जो है वो किस टाइप की चट्टान है, तो ये आपने याद रखना है। ये रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, ये जो है वो आपकी रूपांतरित चट्टानें हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। अगला जो टॉपिक है ये एटमॉस्फेयर के रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस कितने % एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी गैस कितनी % पाई जाती है। तो पहली आपकी नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये कितनी प्रतिशत पाई जाती है? ये 78.084% जो है वो इसका प्रतिशत है। ये कितनी प्रतिशत पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है लगभग, ये आपको पता होगा। उसके बाद आर्गन जो है, आर्गन 0.932% जो है वो पाई जाती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, CO2 के बारे में, तो ये 0.03% जो है वो ये पाई जाती है। उसी तरह नियोन की जो मात्रा है वो 0.0018% ये वायुमंडल में पाई जाती है। हीलियम जो है वो आपको पता होगा, ये 0.0005% पाई जाती है, ये भी आपने याद रखना है। जीनोन जो गैस है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? वो 0.00087% पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मान लो कि क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितने प्रतिशत वो पाई जाती है। तो ये आपने याद रखना है, इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वायुमंडल की जो संरचना है। वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 मंडलों में विभाजित किया गया है, ये आपको पता होगा। पहला है आपका क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है, ट्रोपोस्फियर जो है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है।
क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी परिवर्तन होते हैं, ये आपको पता होगा, जिस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो समस्त जो मौसमी परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, जिस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप का ह्रास होता है, जिसे ताप की सामान्य ह्रास या ह्रास दर कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। इस परत में क्या होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो होता है वो ह्रास होता है, जिसे ताप की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। अगला है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित परत जो भूमध्य रेखा के लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 50 किलोमीटर तक होती है, समताप मंडल कहलाती है, स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। इस परत के निचले भाग में तापमान जो है वो स्थिर रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। समताप मंडल में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में इस परत के नीचे, इस परत के निचले भाग में तापमान जो है वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस परत में निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह ये जो समताप मंडल है ये मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान की उड़ान के लिए ये आदर्श परत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुयान जो है वो किस लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ये आपने याद रखना है। समताप मंडल में वायुयान जो है वो उड़ते हैं, ये क्योंकि ये मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त है। इस मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ये आपने याद रखना है। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है। अगला है मध्य मंडल के बारे में बात करते हैं। मेसोस्फीयर जो है, मध्य मंडल का जो विस्तार है वो सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। तो क्या होता है, मध्य मंडल में मेसोस्फीयर में का जो विस्तार है वो सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है वो डिक्रीज होता है, गिरावट होने लगती है। अगला है आपका आयन मंडल है। आयन मंडल, आयनोस्फीयर जो है, पृथ्वी सतह से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर जो होगा वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं तथा रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है वो आपका बाह्यमंडल है, एक्सोस्फीयर है। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाह्यमंडल कहा जाता है। ये हाइड्रोजन तथा यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की जो प्रधानता है वो आपकी एक्सोस्फीयर में पाई जाती है, बाह्यमंडल में पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए, जो लेयर्स दी एटमॉस्फेयर की, उनके बारे में डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका विश्व के महासागर से रिलेटेड। तो ओशन के वर्ल्ड ओशंस जो हैं, तो आपको पता होगा विश्व के 4 प्रमुख महासागर हैं, ये आपको पता होगा कौन कौन से हैं। इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहला है आपका प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो आपने ये नोट कर लेना है। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल जो प्रतिशत में है, परसेंटेज में है, वो आपका 45.70% जो है वो इसका एरिया है परसेंटेज में। और अधिकतम जो गहराई है, इसकी गहराई कितनी है, वो 11,033 मीटर है। ये भी आपने याद रखना है प्रशांत महासागर की। उसी तरह अंध महासागर जो है, इसकी क्षेत्रफल ये आपने नोट डाउन कर लेना है, और प्रतिशत में जो है इसका वो 22.83% है, और 9200 गहराई जो है इसकी मीटर में है। ये भी आपने याद रखना है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल जो है वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है, और 20.34% जो है इसका एरिया है परसेंटेज में, और 8,047 मीटर जो है इसकी वो डेप्थ है, गहराई है। आर्कटिक महासागर जो है, इसका क्षेत्रफल आपने नोट डाउन कर लेना है। 3.91% जो है वो इसका क्षेत्रफल परसेंटेज में है। 5,450 मीटर जो है इसकी अधिकतम गहराई है। अब इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। विश्व के महासागरों के बारे में 4 प्रमुख महासागर हैं, ये आपको पता होगा। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसकी जो आकृति है वो त्रिभुज आकार की है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है, मरियाना गर्त जो है वो यहीं पर स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। मरियाना बीच जो है वो प्रशांत पैसिफिक ओशन में है। ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
अगला है आपका अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर जो है वो आपको पता है सार्गस सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, जहाँ शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। इसकी आकृति एस आकार के सदृश है। तो इसकी जो आकृति है वो एस आकार के सदृश है। इसके पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका स्थित है। ये आपने याद रखना है। अंटार्कटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका स्थित है और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में। आपको पता होगा ये एक और प्रशांत महासागर तथा दूसरी ओर अंटार्कटिक महासागर से मिला है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। इसके जावा के दक्षिण में सुंडा गर्त तथा डायमेंटीना गर्त पाया जाता है। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है। ये आपने याद रखना है। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है। उसके बाद लास्ट है आपका आर्कटिक महासागर है। ये सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो इसी महासागर में है। ग्रीनलैंड और नॉर्वे जो है वो इसके प्रमुख बेसिन है। तो ये भी आपने याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो आपका आर्कटिक महासागर है और विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीप मग्न तट जो है वो इसी महासागर में है। ग्रीनलैंड और नॉर्वे जो है वो इसके प्रमुख बेसिन है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, थोड़ा डीपली डिस्कस किया, ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो डिराइव हो वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए HP टेट, JVT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, पंजाबी, उर्दू, LT, शास्त्री, पंजाबी, उर्दू सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये क्वेश्चन जो है होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। वहाँ पर मेनली आपको GK और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।